हेलो दोस्तों, तैयारी ऑनलाइन में मैं केशव कुमार त्रिवेदी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा सीटीईटी प्रश्न पत्र 2012 भाषा 1 संस्कृत को हल करना। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 120 तक इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। उनको आप अपने तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिससे कि आप कम से कम 25 से लेकर 26 प्रश्न आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए हम प्रश्न पर पहुंचते हैं। पहला प्रश्न है, छात्राणाम भाषण कौशल विकासार्थम ध्वनिक्रमस्य उपयोगः कथम करणीयः। छात्राणाम छात्रों के मध्य भाषण कौशल विकासार्थम भाषण कौशल विकास के लिए ध्वनिक्रमस्य उपयोग ध्वनिक्रम का उपयोग कथम माने कैसे करणीय करना चाहिए। इसका ऑप्शन है भाषण युक्त श्रुतलेख द्वारा, भाषण युक्त श्रुतलेख के द्वारा। नंबर 2, व्यंग्य चित्राणाम व्यंग्य चित्र अथवा अन्य दृश्य सामग्री के प्रयोग द्वारा। तीसरा है मूल तत्व पर आधारित कथा या उसके विवरण कथा द्वारा। चौथा ऑप्शन है अभिसंचित ध्वनि श्रवण पश्चात श्रुत सामग्री आधारीकृत्य व्याख्या द्वारा अथवा कथा कथन द्वारा। तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। अभिसंचित ध्वनि आपके द्वारा प्राप्त की गई ध्वनि की श्रवण पश्चात सुनने के बाद श्रुत सामग्री को आधार बनाकर व्याख्या के द्वारा अथवा कथा कथन के द्वारा ही छात्रों में भाषण कौशल का विकास या ध्वनि उपक्रम का उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एकालाप द्वारा त्रयाणाम उपकौशलानाम आकलनम क्रियते। एकालाप के द्वारा त्रयाणाम 3 उपकौशलों का आकलन कैसे किया जा सकता है। तो एकालाप, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि एकालाप स्वतः कैसे 3 कौशलों का आकलन किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन स्वर लहरी, ध्वनि गुण, गति ही। दूसरा ऑप्शन ध्वनि गुण, शैली, वक्तुः प्रस्तुति, बोलने की अपनी शैली क्षमता, वक्त्रानुमानम, स्वर लहरी, संदर्भः। चौथा ऑप्शन भाव भंगिमा, वक्त्रानुमानम, वक्तुः प्रस्तुति। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है स्वर लहरी, ध्वनि गुणः, गति ही। तीसरा है भाषार्जन दृष्टया असम्यक परिवेशेण अभिप्रायः अस्ति। भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेश से क्या अभिप्राय है। लक्ष्य भाषायाः प्रयोगः न क्रियते अथवा यदा कदा अनुवादस्य अपि साहाय्यं स्वीक्रियते। यदा कदा, जब कभी भी अनुवाद का भी सहायता स्वीकार करनी चाहिए। कक्षायां छात्राः अपि सक्रिया भवन्ति, कक्षा में छात्र सक्रिय होते हैं। लक्ष्य भाषा पठन समय मातृभाषायाः प्रयोग यदा कदा क्रियते। जिस भाषा को हमने लक्ष्य किया है उसके पाठन के समय में मातृभाषा का प्रयोग भी जब तक करते रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर है भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेश का अभिप्राय है कि लक्ष्य भाषा का पाठन समय मातृभाषा प्रयोग यदा कदा क्रियते। अगला है, द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है। तो जैसा द्वंद्व में जहाँ कहीं और का लोप होता है या चार थे द्वंद्व चा बीच में लगता है या कहीं भी विपरीतार्थक शब्द या समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वहाँ पर अधिकांशतः द्वंद्व समास होता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, राम कृष्णौ, राम और कृष्ण दोनों। अगला है, परिप्रश्नेन अधिगमनेन अभिप्रायः अस्ति। परिप्रश्न से और अधिगमन से अभिप्राय है। व्याख्या समय सार्थक ध्वनीनाम उच्चारणम, प्रश्नैः समस्यानां समाधानस्य प्रयासः, भाषा शिक्षणार्थम सिद्धांत प्रतिपादनम और लास्ट ऑप्शन है व्यवस्थित रूपेण विषय सामग्री प्रस्तुति। तो पर प्रश्न के अधिगमन से अभिप्राय है प्रश्नई
समस्यानां समाधानस्य प्रयासः। प्रश्नों के द्वारा समस्यानां समाधानम, समस्याओं के समाधान का प्रयास करना। तो इसका करेक्ट आंसर है 95 का 2 हो जाएगा। अगला 96, भाषा शिक्षणार्थम महत्वपूर्णम अवस्था अस्ति। भाषा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण अवस्था है। भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? नंबर 1, यदा विद्यार्थिना तार्किक चिंतन युक्ता भवन्ति, जब विद्यार्थी तार्किक चिंतन युक्त होते हैं। नंबर 2, यदा छात्रा अर्थ प्राप्त्यर्थम शब्दकोशान द्रष्टुम समर्था भवन्ति, जब छात्र अर्थ प्राप्ति के लिए शब्दकोश को देखने के लिए समर्थ होते हैं। नंबर 3, यदा छात्रा प्रश्नान प्रष्टुम समर्था भवन्ति, जब छात्र प्रश्न पूछने के लिए समर्थ होते हैं। यदा बालाः भाषार्जने सक्षमा भवन्ति, जब बच्चे बालक भाषा अर्जन में सक्षम होते हैं। तो भाषा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण अवस्था यह है कि जब बच्चे भाषा अर्जन में सक्षम होंगे तो उनकी वो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नंबर 4 हो जाएगा। अगला 97, सारांश लेखितुम आवश्यके द्वे कौशले स्तः। सारांश लेखन के लिए आवश्यक 2 कौशल कौन कौन से हैं? नंबर 1, स्वशब्दै पाठ्यवस्तुनः पुनर्लेखनस्य, अपने शब्दों में पाठ्यवस्तु का पुनर्लेखन करना। मुख्यम सामान्यम च बिंदु संज्ञानम, मुख्य और सामान्य बिंदु का संज्ञान लेना। नंबर 3, सम्यक लेखने योजकानां प्रयोगा, सम्यक तरीके से लिखने में योजकों का प्रयोग करना। शब्दानां स्थाने संकेतानां प्रयोगा सम्यक लेखनम, शब्दों के स्थान पर संकेतों का प्रयोग करना और उनका सम्यक लेखन करना। तो इसका करेक्ट आंसर है मुख्यम सामान्यम च बिंदु संज्ञानम, मुख्य और सामान्य बिंदु का संज्ञान लेना और उन पर अपना प्रस्तुतिकरण देना ही सारांश लेखन का प्रमुख कौशल है। अगला प्रश्न है, यदा छात्राः कालस्य अवधारणा अवगन्तुं समर्था न भवन्ति तथा उपचारात्मकं कार्यं किं भविष्यति। जब छात्र काल के अवधारण को जानने के लिए समर्थ नहीं होते तब उनके उपचारात्मक कार्य में क्या होगा? तो संबद्ध सूत्राणाम रटनम, उससे संबंधित सूत्रों को रटन करेंगे। संबद्ध अलंकाराणाम अभ्यास, उससे संबंधित जो अलंकार है उनका अभ्यास करेंगे। संदर्भानुगुणम भाषाभ्यास, उसके संदर्भ के अनुगुण ही उसके भाषा का अभ्यास करना। गुणम रूपाणाम पुनः पुनः स्मरणम, तो जो लकार हैं उनके अनुरूप ही उसका पुनः पुनः स्मरण करना। तो इसका करेक्ट आंसर है लकार अनुगुणम रूपाणाम पुनः पुनः स्मरणम। यही काल के समय का सही बोध कराएंगे, क्योंकि काल का जो सही प्रयोग है वो लकारों में ही दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सतत व्यापक मूल्यांकन अंतर्गते, सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या होता है? नंबर 1, छात्राः सर्वदा आनंदेन कार्य निमग्ना भवन्ति, छात्र हमेशा आनंद से कार्य में निमग्न रहते हैं। छात्राः शैक्षणिक भारम अधिकम निर्वहन्ति, छात्र शैक्षण भार को ज़्यादा वहन करते हैं। नंबर 3, छात्राः पूर्णतया अध्यापकानां नियंत्रणे सन्ति, छात्र पूर्णतः अध्यापकों के नियंत्रण में रहते हैं। छात्राणां नंबर 4, मूल्यांकन आकलनम नियमित रूपेण क्रियते, छात्रों के मूल्यांकन का आकलन नियमित रूप से करना चाहिए। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत हम ये देखेंगे, छात्राणां पूर्णतया अध्यापकानां नियंत्रण सन्ति, छात्र पूर्णतः अध्यापकों के नियंत्रण में रहते हैं। तो दोस्तों, जहाँ कहीं भी साइकोलॉजी की बात आती है तो नकारात्मक पुष्टि कभी नहीं करनी चाहिए। जो नकारात्मक होता है वो आंसर कभी भी नहीं बन सकता। जैसे यहाँ छात्रों पर पूर्णतया अध्यापक का नियंत्रण होना, ये नकारात्मक है, जबकि आज की जो शिक्षा है वो छात्र केंद्रित है। तो छात्रों पर शैक्षणिक भार भी नहीं हो सकता,
छात्रों को पूर्ण तरीके से आनंद के साथ अगर आप फ्री छोड़ देंगे तो वो कार्य निमग्न नहीं हो पाएंगे, और छात्रों पर अध्यापकों का नियंत्रण होगा तो वो स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है छात्राणाम मूल्यांकन आकलनम नियमित रूपेण क्रियते। छात्रों के मूल्यांकन और उनका आकलन करना चाहिए, नियमित रूप से करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है सृजनात्मक पठनस्य उदाहरणम। पहला है संबद्ध सूचनार्थम अंतर्जाल दर्शनम। दूसरा भिन्न दृष्टिकोणेन नाटकीकरणम भूमिका निर्वहणम पुनर्लेखनम च। तीसरा अर्थ प्राप्त्यर्थम वाचनम। और चौथा है परामर्शन कार्यम ग्रंथालय अधिकम करणीयम। तो इसका करेक्ट आंसर है भिन्न दृष्टिकोणेन नाटकीकरणम भूमिका निर्वहणम और पुनर्लेखनम च। ये सृजनात्मकता का उदाहरण है। अगला है विहंगम दृष्टया पठनेन अभिप्राय अस्ति। विहंगम की दृष्टि से पठन का अभिप्राय है विशिष्टम अर्थम अथवा सूचना प्राप्तम संपूर्ण पाठ्यवस्तुनः गंभीरतया पठनम। दूसरा लिखित सामग्र्याः सार्थक सूचनां प्राप्तुं पठनम। तीसरा पठित सामग्र्याः विचारार्थम निहितार्थम सूचनार्थम च निर्णयः। चौथा है सामान्य भावार्थम विचारम अथवा सारम प्राप्तुं पाठ्यवस्तुनः शीघ्रतया पठनम। तो इसका सही आंसर है कि विशिष्ट अर्थम अर्थ के लिए अथवा सूचना प्राप्ति के लिए संपूर्ण पाठ्यवस्तु का गंभीरता से पढ़ना विहंगम दृष्टि पढ़ने का अभिप्राय है। तो इसका सही आंसर फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट पाठ्यवस्तु समग्रता इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति। पाठ्यवस्तु समग्रता इससे अभिप्राय है। नंबर 1 कस्मिंश्चित् अनुच्छेदे प्रदत्त सूचनानुगुणं प्रस्तुतीकरणम। नंबर 2 दीर्घ अनुच्छेदात् सूचनालेखनम। नंबर 3 विभिन्न अनुच्छेदेषु वाक्येषु वा परस्परं संबद्धतां दर्शितुं सर्वेषां नामपदानां प्रयोगः। चौथा है कथा वर्णानुगुणम अनुच्छेद व्यवस्था। तो इसका सही आंसर विभिन्न अनुच्छेदेषु अनेक अनुच्छेदों में वाक्येषु वाक्यों में परस्परम संबद्धता आपस में संबद्धता दर्शतम दिखाने के लिए सर्वेषां नाम पदानाम प्रयोग सभी नाम पदों का प्रयोग होता है। यह पाठ्यवस्तु समग्रता का अभिप्राय है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अधिकृत श्रवणेन अभिप्राय अस्ति। अधिकृत श्रवण से अभिप्राय है सा परिस्थिति यदा श्रवण सत्रे संपूर्ण कार्यम करोति। नंबर 2 संभाषण रूपेण संभाषण के रूप में अथवा अभिलेखन रूपेण अभिलेख के रूप में स्वाभाविक संभाषण श्रवणम स्वाभाविक तौर पर संभाषण को सुनना। नंबर 3 अध्यापक के द्वारा ऊंची पठित सामग्री अथवा संभाषित सामग्र्या अथवा संभाषित माने बोली हुई सामग्री को सावधान पूर्वक श्रवणम सावधान पूर्वक सुनना। विशिष्ट सूचना प्राप्तुम अवधान पूर्वकम श्रवणम विशिष्ट सूचना को प्राप्त करके उसको ध्यान पूर्वक सुनना ही अधिकृत श्रवण से अभिप्राय है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला लेखनम भाषणात् भिन्नम अस्ति। लेखन भाषण से अलग है। पहला ऑप्शन है लेखने गतिविधि आधारित प्रवाह अधिकम भवति। लेखन में गतिविधि आधारित प्रवाह ज़्यादा होता है। नंबर 2 लेखने व्याकरणात्मकम संरचनायाः अधिकम संबंध न भवति। तो ये तो बिल्कुल ही है।
लेखन में व्याकरणात्मक संरचना का जो संबंध है वो ज़्यादा होता है, और इसमें कह रहा ना भवती, तो ये बिल्कुल कट। लेखनम प्रायः मुक्तम भवति, लेखन मुक्त नहीं होता, कभी भी लेखन हमेशा वो भी भाषा के नियमों में बंधा होता है। नंबर 4, लेखने पुनरावृत्त्या अथवा संक्षेपीकरणस्य न्यूनता भवति, लेखन में पुनरावृत्ति और संक्षेपीकरण की न्यूनता होती है। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। 105, कस्यामपि संस्कृतकक्षाया अधिकाधिकं संस्कृत प्रयोगेन लाभः भवति, किसी संस्कृत की कक्षा में अधिकाधिक संस्कृत प्रयोग का लाभ होता है। नंबर 1, सहज संस्कृत प्राप्त्यर्थम, सहज संस्कृत प्राप्ति के लिए संस्कृत प्रवेशस्य निर्माणार्थम भवति, संस्कृत प्रवेश का निर्माण होता है। छात्राः शब्दार्थान प्राप्नुवन्ति, छात्र शब्दों को और उनके अर्थों को प्राप्त करते हैं। श्रुत लेखनस्य अभ्यासार्थम आवश्यकम सोपानमिदम, श्रुत लेखन के अभ्यास के लिए यह आवश्यक सोपान है। छात्राः व्याकरण ज्ञानम सुगमतया अवगच्छन्ति, छात्र व्याकरण के ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो संस्कृत कक्षा को अधिकाधिक संस्कृत प्रयोग लाभ होता है जब सहज संस्कृत प्राप्तम, सहज संस्कृत प्राप्ति के लिए संस्कृत प्रवेशस्य, संस्कृत प्रवेश का निर्माण होता है। तभी हम किसी भी भाषा को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उस भाषा का प्रवेश होगा और उसका ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का प्रयोग किया जाए, आसपास का वातावरण बनाया जाए। तो 105 का पहला राइट आंसर है। अब आपके सामने एक पद्यांश दिया गया है, उस पद्यांश को पढ़ करके इसके प्रश्नों को हल करना है। पद्यांश में श्लोक है, बहुत ही फेमस है। ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो 106 प्रश्न है इसका। ते मनुष्याः भूमौ भारा एव सन्ति, ते माने वे मनुष्य, भूमौ भूमि पर भार के स्वरूप होते हैं। ये पहले पद्य का अर्थ हम समझ लेते हैं। ये साम न विद्या न तपो न दानम, ये साम माने जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञानम न शीलम न गुण न धर्म है। ते माने वे मनुष्य मर्त्यलोके, इस मर्त्यलोक पर, भूमि पर भारभूता, इस पृथ्वी पर भार के समान है। मनुष्य रूपेण, वो मनुष्य के रूप में, मृगाश्चरन्ति, एक पशु के समान है। ते मनुष्य, अब 106 का प्रश्न हल करेंगे। ते मनुष्याः भूमौ भारा एव सन्ति, वे मनुष्य भूमि पर भार के समान हैं। भार हैं कौन से? ये विद्याहीना, जो विद्याहीन है, ये ज्ञानिना, जो ज्ञानी हैं, ये परिश्रमशीला, जो उद्यमी है, परिश्रमी है, ये दानशीला, जो दानधारी हैं। तो ये तीन तो वैसे भी इस प्रश्न को देखते हुए नकारात्मक हैं, तो इसका सही उत्तर है ये विद्याहीना, जो विद्या विहीन है। यहाँ देखेंगे ये सामने विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, वे मनुष्य भूमि पर भारभूत के समान हैं। अगला, अस्मिन् श्लोके भुवि इति पदस्य विशेषणम पदम अस्ति, इस श्लोक में भुवि इस पद का विशेषण क्या है? तो डायरेक्ट हम यहाँ पर पहुँचते हैं पद्यांश पर। तो यहाँ लिखा है ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मर्त्यलोके भुवि, मर्त्यलोके भुवि, मृत्युलोक में, पृथ्वी पर। तो यहाँ पर जो मर्त्यलोके दिया हुआ है ये इसका विशेषण पद है। नेक्स्ट, मृगाश्चरन्ति इति पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति, मृगाः चरन्ति, तो इसका सही संधि विच्छेद है, विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। मृगाः चरन्ति इति मृगाश्चरन्ति, इस विसर्ग का सा हो जाता है।
मृगाश्चरन्ति, इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, येषाम इति पदस्य विभक्ति अस्ति, येषाम इस पद में विभक्ति है, तो येषाम, सर्वेषाम, इन सब में षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। भूत इति पदे प्रत्यय अस्ति, भूत इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो भूता मैंने पहले भी आपको पहली वीडियो में बताया था। गतः, आगत, ऐसे जो शब्द होते हैं, निबद्धः, इन सब में अक्त प्रत्यय यानी कत प्रत्यय होता है, तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु किम पदम नपुंसक लिंगे अस्ति, निम्नलिखित में कौन सा पद नपुंसक लिंग में है? नंबर 1 गुणा, मृगः, नंबर 3 तपः, नंबर 4 विद्या। तो इसमें जो तपः जो शब्द है ये नपुंसक लिंग का है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पहले समझ लेते हैं, इसके बाद इसके प्रश्नों को हम हल करेंगे। कस्मिंश्चिद वसति, कस्मिंश्चिद अरण्ये वसति स्म कोपी सिंह, किसी जंगल में कोई शेर रहता था। पर्वतस्य गुहायां सह दिवा अस्वपत्, रात्रौ च वने इतस्ततः परिभ्रमन् पशून् भक्षयत्, किसी पर्वत की गुफा में वह दिन में सोता था और रात्रौ च, रात्रि के समय में वन में इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए पशुओं को भक्षयत् माने खाता था। कदाचित प्रभूतम आहारम कृत्वा अयम सिंह कस्यचिद वृक्षस्य छायाम सुखेन अस्पद, एक समय की बात है कि प्रभूतम आहारम, बहुत ज़्यादा आहार को करके यानी आहार खाकर सिंह किसी वृक्ष के छाया, वृक्ष के नीचे छायाम सुखेन अस्पद, वृक्ष के नीचे छाया में सुख से सो गया। ततः उसके बाद बहवः मूषका, बहुत सारे मूषक बिलात निर्गत्य, बिल से निकलकर सानंदम, आनंद के साथ सिंहस्य शरीरे, सिंह के शरीर पर अनृत्यन, नाचने लगे। इतस्ततः इधर उधर। तेन पीड़ितः सिंह प्रबुद्ध अवदत्, उनके द्वारा पीड़ित सिंह प्रबुद्ध माने जाग गया। तम प्रबुद्धम दृष्ट्वा पलायन्ते सर्वे मूषका बिलम, उसको जगा हुआ देखकर पलायन्ते भाग गए सर्वे मूषका, सभी मूषक, बिलम माने बिल में। तेषाम कमपि मूषक ग्रहणात् सिंह करतलेना, उनमें से किसी चूहे को, मूषक को सिंह ने अपने करतल से, अपने हाथ से पकड़ लिया। तदा सह मूषका आर्तस्वरेण अवदत्, तब वह चूहा शेर से आर्त स्वर में, दर्द भरे स्वर में, करुणा भरे स्वर में बोला, भो महाराज त्वम किल पशुनाम राजा, अरे महाराज आप तो पशुओं के राजा हैं। प्रसिद्ध तब पराक्रमा, आपका पराक्रम प्रसिद्ध है। अहम तो क्षुद्र जंतु, मैं तो एक छोटा सा जंतु हूँ। मम अपराधम तावत क्षमस्व, मेरा अपराध आप क्षमा कीजिए। माम जही, मुझे छोड़ दीजिए। मई दयाम कुरु, मुझ पर दया कीजिए। कदाचित अहम करिष्यामि तब सायम, मैं आपकी कभी सहायता करूँगा। इति, इस प्रकार से। एतद तस्य आर्तवचनं श्रुत्वा सिंह तम अमुंचत, इसके आर्तवचनों को सुनकर शेर ने उसे छोड़ दिया। चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मूषकाः कुतः निर्गच्छन्ति स्म, चूहे कुतः माने कहाँ से, निर्गच्छन्ति माने निकले, चूहे कहाँ से निकले थे? तो इसका पहला ऑप्शन बिलात, चूहे एक बिल से निकले थे। अगला, मूषकाः कुत्र नृत्यन्ति स्म, चूहे कहाँ नाच रहे थे? बिल में, सिंहस्य शरीरे, सिंह के शरीर पर, गुहायाम गुफा में, वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंह के शरीर पर चूहे नाच रहे थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न है, सिंह
एकम मूषकम केन अग्रहणात्, सिंह ने एक चूहे को कैसे पकड़ा, किससे पकड़ा? पादेन, पैर के द्वारा, बाहुबलेन, बाहुबल के द्वारा, करतलेन, करतल से, हाथों से, दंडेन, डंडे से। तो इसका करेक्ट आंसर है कि एक शेर ने एक चूहे को कैसे पकड़ा था? करतल से, हाथों से पकड़ लिया था। जहि इति पदस्य, जहि इति क्रियापदस्य लकारः अस्ति। जहि किस लकार का वचन है? तो यह लोट लकार का रूप है जहि। कस्मिंश्चित् अरण्ये पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा कस्मिंश्चित् अरण्ये। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें झलाम जसवंते से जस्तु संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि का उदाहरण है। मई इति पदे विभक्ति अस्ति। मई में कौन सी विभक्ति है? तो मई आवयो अस्मासु, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, मई सप्तमी विभक्ति का है। सिंहः केन पीड़ितः आसीत्। सिंह किसके द्वारा पीड़ित हुआ? मूषकाणाम, नृत्येन, चूहों के नृत्य से, धावनेन, दौड़ने से, मूषकेन, चूहों के द्वारा, बुभुक्षया, भूख के द्वारा। तो इसका सही आंसर है मूषकाणाम नृत्येन, चूहों के नृत्य से वह पीड़ित हुआ, परेशान हुआ। निर्गत्य इति पदे लकारः अस्ति। निर्गत्य इति पदे लकारः अस्ति। तो यहाँ लकार नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर सॉरी प्रत्यय पूछा जा रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। निर्गत्य यहाँ पर लेप प्रत्यय होगा इसमें। जहाँ कहीं भी पहले उपसर्ग आता है, बाद में त्य, विचार्य, निमील्य, प्रक्षाल्य, विचार्य, इस तरीके के जहाँ भी क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ पर लेप प्रत्यय होता है। तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये कोई लकार नहीं, ये प्रत्यय है। लास्ट प्रश्न है, अत्र तत्र इति अर्थे किम अव्ययपदम प्रयुक्तम। अत्र तत्र इस अर्थ में यहाँ पर कौन सा अव्ययपद प्रयोग किया गया है? तो इतस्ततः। इतस्ततः का अर्थ है इधर उधर से या इधर उधर। अत्र तत्र का अर्थ है यहाँ वहाँ। तो इसका सही पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऐसी वीडियो आपको पुनः लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद।